हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और एग की, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्म और एग के रिकॉग्निशन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली एक स्पर्म का एक एग से फ्यूज होना। लेकिन इस फ्यूजन से पहले जरूरी है कि एक स्पर्म मूव करता हुआ जाए एग की तरफ। इस स्पर्म का मूवमेंट एग की तरफ होना चाहिए, और ये मूवमेंट होता है वाया प्रोसेस कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स अ केमिकल ग्रेडियंट। मतलब जो स्पर्म है वो किसी केमिकल की तलाश में या किसी केमिकल को डिटेक्ट करता हुआ एग की तरफ मूव करेगा। अब सवाल ये आता है कि ये केमिकल कौन है, कहां से आया? सी अर्चिन के केस में जनरली केमिकल्स रिलीज होते हैं एग से, और ये स्पर्म इस एग की तरफ मूव करता है वाया रिकॉग्नाइजिंग दिस केमिकल। कीमोटैक्सिस प्रोसेस होने के बाद जब ये स्पर्म एक एग के पास पहुंचता है तो पहला स्टेप होता है एक्सोसोमल रिएक्शन। एक्सोसोमल रिएक्शन मतलब जो स्पर्म के हेड पे एक्सोसोम प्रेजेंट है वहां से कुछ वेसिकल्स रिलीज होते हैं, एक्सोसाइटोसिस होता है, और इन वेसिकल्स से रिलीज होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। ये एंजाइम्स एग जेली को, एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, जिसकी हेल्प से स्पर्म के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस तक पहुंच पाता है। ऑब्वियसली बाद में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और एक जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट। तो एक्सोसोमल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद द वाइटेलिन मेम्ब्रेन और विद द जोना पेलुसिडा। वाइटेलिन मेम्ब्रेन इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स सच एज सी अर्चिन, एंड जोना पेलुसिडा इन केस ऑफ मैमल्स। इसके बाद स्पर्म इस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप से पास कर जाएगा और बाद में दोनों ही न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। इस फिगर में दिखाया गया है कंपैरिजन दो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बीच में। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रही है फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन में, और राइट हैंड साइड पर आपको दिख रही है फर्टिलाइजेशन माउस में। सी अर्चिन एक इनवर्टिब्रेट है और माउस एक मैमल। दोनों के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में दो मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको इस फिगर में देखने हैं। सबसे पहला है एक्सोसोमल रिएक्शन। अगर आप सी अर्चिन की एक्सोसोमल रिएक्शन देखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाती है जैसे ही इसका स्पर्म एग जेली से बाइंड करता है। एग जेली से बाइंड होते ही एक्सोसोमल प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, एक्सोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और बाद में इसकी मेम्ब्रेन एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर रही है और दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे। वहीं अगर हम बात करें माउस की, तो माउस में ये एक्सोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होती है जब ये स्पर्म, माउस का स्पर्म पहुंच जाता है जोना पेलुसिडा लेयर के पास। यानी कि जोना पेलुसिडा लेयर से कांटेक्ट होने के बाद ही यहां पर एक्सोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। दूसरा एक मेजर डिफरेंस जो इस फिगर में दिखाया है वो है स्पर्म की एग के अंदर एंट्री। जब सी अर्चिन की हम बात करेंगे तो स्पर्म बिल्कुल परपेंडिकुलर एग के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन मैमल के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर स्पर्म की एंट्री थोड़ी टिल्टेड पोजीशन में है, थोड़ा सा एंगल ले लिया है स्पर्म ने, और इस एंगल पे ये एंटर कर रहा है एग के अंदर। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं जो हमने देखे हैं सी अर्चिन और मैमलियन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। वापस चलते हैं कीमोटैक्सिस की तरफ। जब हम बात कर रहे थे कि सी अर्चिन का स्पर्म कीमोटैक्सिस मूवमेंट की हेल्प से ये पहुंचता है एग के पास, तो एग कौन सा केमिकल रिलीज करता है? बेसिकली एग रिलीज करता है रीसेक्ट केमिकल। ये रीसेक्ट एक 14 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है और ये बहुत इजीली सी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे ही इस स्पर्म को ये रीसेक्ट केमिकल एनकाउंटर होता है, बेशक बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे हो, फर्क नहीं पड़ता, ये स्पर्म इस रीसेक्ट से बाइंड करता हुआ धीरे धीरे एग की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही इस रीसेक्ट को खोजता हुआ ये स्पर्म एग के पास पहुंचता है, वहां पर ये शुरू करता है एक्सोसोमल प्रोसेस और फिर पूरा फर्टिलाइजेशन। लेकिन सवाल ये आता है कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है?
इस रीसेट प्रोटीन की जरूरत क्या है? मेन है कि सी में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब फीमेल अपने एग रिलीज कर देगी और मेल स्पर्म्स रिलीज कर देंगे, और ये स्पर्म वाटर में ही स्विम करके अपने एग तक पहुंचेंगे, अपनी स्पीशीज के एग तक पहुंचेंगे और जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ऑब्वियसली एक स्पीशीज के स्पर्म दूसरी स्पीशीज के एग के साथ फर्टिलाइज ना करे, इसलिए स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन या फिर बाइंडिंग या फिर फर्टिलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके लिए सी अर्चिन में मेजर रोल प्ले कर रहा है रीसेट प्रोटीन। एक और खास बात है इस रीसेट प्रोटीन की, जैसे ही ये स्पर्म के साथ एनकाउंटर करता है, ये स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है, उसके रेट को हाई कर देता है। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन से एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, और ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से स्पर्म के टेल में मूवमेंट ज्यादा होता है। जब ज्यादा मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली स्पर्म बहुत ही फास्ट मूव करेगा और तेजी से एग के पास पहुंच जाएगा। कीमोटैक्सिस के बाद एज यूजुअल हमने बात करी थी एक्सोसोमल रिएक्शन की। जैसे ही ये स्पर्म इस एग के जेली कोट से मीट करता है, एनकाउंटर करता है, साथ ही एक्सोसोमल वेसिकल्स से बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, और ये एंजाइम्स इस एग के जेली कोट को इन्वेड करते हुए, उसको प्रोलिफरेट करते हुए तेजी से अंदर की तरफ मूव करते हैं। वहां से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे और अपने न्यूक्लियस को फ्यूज करवाएंगे। So exosomal reaction has two main components. First of all, fusion of exosomal membrane with the plasma membrane of sperm, and second, the extension of this exosomal reaction. तो सी अर्चिन के केस में ये एक्सोसोमल प्रोसेस इनिशिएट होती है with the help of a fucose containing polysaccharide. ये फ्यूकोस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है सी अर्चिन के एग के पास। जैसे ही एक स्पर्म इस एग से एनकाउंटर करता है, या फिर कहें कि इस फ्यूकोस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड के साथ एनकाउंटर करता है, तो स्पर्म के अंदर कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। इन कैल्शियम गेट्स की ओपनिंग की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, और कैल्शियम जैसे ही स्पर्म के अंदर इन्फ्लक्स होगा, स्पर्म का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्सोसोमल मेम्ब्रेन स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी और एक्सोसोमल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक्सोसोमल प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो एक्सोसोम में एंजाइम्स होंगे वो रिलीज होंगे, वो डिग्रेड करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे एग के जेली कोट को, और उसके बाद स्पर्म के हेड पर एक्सपोज होगा बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंडिंग प्रोटीन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जब ये बाइंड करता है बाइंडिंग रिसेप्टर से, ये बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एग के पास। ये वो स्टेप है जब बाइंडिंग रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, जहां पर ये चेक करता है कि ये अपनी ही स्पीशीज के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहा है या नहीं। मतलब बाइंडिंग प्रेजेंट है स्पर्म के पास, बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट है एग के पास। इन दोनों के बीच की बाइंडिंग डिटरमाइन करती है स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। मैमल्स के केस में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो स्पर्म से बाइंड करती है और एक्सोसोमल रिएक्शन को इनिशिएट करवाती है। इस स्टेप पर स्पर्म चेक करता है कि वो अपनी ही स्पीशीज की जोना पेलुसिडा लेयर के साथ बाइंड कर रहा है या नहीं। यहां पर बाइंडिंग फिर से स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जोना पेलुसिडा लेयर मेनली मैमल्स में होती है, और मैमल्स में जितना भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। इसलिए मैमल्स के केस में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्पीशीज इंटरेक्शंस नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्पर्म रिलीज होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर भी काफी हद तक ये चेक किया जाता है स्पर्म के द्वारा कि वो अपनी ही स्पीशीज के एग से बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये प्रोसेस होता है जोना पेलुसिडा लेयर पर। स्पर्म के पास बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं एग की जोना पेलुसिडा लेयर के कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट से। स्पर्म के पास प्रोटीन्स हैं और ये बाइंड कर रहे हैं जोना पेलुसिडा लेयर के कार्बोहाइड्रेट से। अगर ZP3 मॉलिक्यूल से ये कार्बोहाइड्रेट्स रिमूव कर दें, ये थ्रियोनिन और सेरीन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स रिमूव कर दें, तो फिर स्पर्म की एग के साथ बाइंडिंग नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम स्पर्म से वो प्रोटीन्स रिमूव कर दें जो ZP3 के कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर रहे थे, तो भी स्पर्म और एग के बीच बाइंडिंग नहीं होगी। दैट सिंपली मीन्स स्पर्म के प्रोटीन्स और ZP3 के कार्बोहाइड्रेट्स स्पेसिफिकली बाइंड कर रहे हैं
और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार ये स्पर्म जो कैपेसिटेशन प्रोसेस को पार कर चुके हैं, ये स्पर्म्स जो ZP3 मॉलिक्यूल से बाइंड कर चुके हैं वाया प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इंटरेक्शंस, यही स्पर्म ZP3 से ZP2 मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि वो स्पर्म्स जिन्होंने कैपेसिटेशन प्रोसेस को पार कर लिया लेकिन ZP3 मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं किया, वो वाले स्पर्म्स उसके आगे नेक्स्ट ZP2 मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करेंगे। दोस्तों, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट लाइफ साइंसेज के दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन था। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन demands specific interaction between proteins and receptors of sperms and eggs. In view of the above, which one of the following combination is correct? Binding in acrosomes and binding receptors on egg vitelline membrane, binding in egg membrane and binding receptors in acrosomes, resect on egg jelly and binding on sperm membrane, proteasomes on egg membranes and complex sugars on sperm membranes. आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आपने आंसर सही दिया तो मैं आपको दूंगा एक लाइक और एक हार्ट। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।